हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में बढ़ते हैं आगे प्रोसेस ऑफ आरडीटी के साथ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टूल्स ऑफ आरडीटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कॉम्पिटेंट होस्ट यानी जीन ट्रांसफर के मेथड्स के बारे में पढ़ा। नाउ इन्हीं चीज़ों को अब हमें कोरिलेट करना है। वैसे एक तरह से प्रोसेस में जो भी चीज़ें दी हैं वो हम ऑलरेडी टूल्स के साथ समझ चुके हैं, उसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा स्टेप वाइज आपको समझना है। आपको ध्यान है इसके बेसिक्स मैंने आपको क्या बताए कि अगर आपको एक आरडीएनए क्रिएट करना है, एक होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है, तो ऑल यू रिक्वायर इज अ एलियन डीएनए जो आप एक सोर्स सेल से निकालोगे। फिर उस एलियन डीएनए को निकालने के लिए आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी यूज़ किए होंगे। फिर उस जीन को, जिसे आप एलियन डीएनए कह दो, फॉरेन जीन कह दो, इंसर्ट कह दो, डिजायर्ड जीन कह दो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। उस जीन को आपको एक वेक्टर से कनेक्ट करना है, जिसके लिए आप क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज़ करते हो, या फिर नाउ यू नो कि ज़रूरी नहीं है हर केस में आप क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करो ही। आपके पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी हैं जिनके थ्रू आप उस जीन को सीधा भी भेज सकते हो, ठीक है। बट इसमें से कुछ भी करने से पहले आपको उस जीन की मल्टीपल कॉपीज मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। कहीं बाई चांस आगे जाकर टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब होती है, कुछ भी होता है, तो आप उसको फिर से वो जीन निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस प्रोसेस में एक नई टेक्निक आप पढ़ोगे बच्चों, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कि आप देखोगे कि जो हम एलियन डीएनए जीन को अलग करते हैं, उस जीन की बिना सेल के मल्टीपल कॉपीज बनाकर भी रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्नोलॉजी, जिसे कैरी मुलिस ने बनाया था, ठीक है। फिर आपने जीन की कॉपी कर ली, जीन को होस्ट सेल में भेज दिया। अब वो जो होस्ट है जो ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया, अगर बैक्टीरिया है तो हो सकता है प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, ठीक है। वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल है, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज भी तो चाहते हो बच्चों, तो आप उसको कल्चर करोगे। और उसको कल्चर करने के लिए, अच्छा कल्चर करने से पहले आपको ये भी तो पता लगाना है कि एक्चुअली में उस सेल के अंदर आपका डिजायर्ड जीन पहुंचा है या नहीं, तो आप सेलेक्टेबल मार्कर्स की मदद लोगे। फिर अगर आपको अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल मिल गई है, तो अब आप उस रिकॉम्बिनेंट सेल को कल्चर मीडियम में डाल दो, उसको कल्चर करने दो, मल्टीपल कॉपीज बनाने दो, और फिर उससे अपना प्रोडक्ट आइसोलेट कर लो। अगर प्रोडक्ट बनाया है आपने, जैसे मान लो आपने ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाला जीन ई कोलाई में डाला है, तो ई कोलाई को बायोरिएक्टर में मिलियन ट्रिलियन नंबर में मल्टीप्लाई होने दो और आप उनसे इंसुलिन निकालते रहो। पर ज़रूरी थोड़ी ना है हमेशा एक प्रोडक्ट के लिए ही हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है। कई बार हम डायरेक्टली प्लांट सेल को भी तो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको प्रोडक्ट कोई एक्सट्रैक्ट तो करना नहीं है, बस वो जो प्लांट्स हैं वो अब एग्रीकल्चरली आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। या मान लो आपने किसी एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, माइस को किया है, तो उस माइस से भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं निकालना, उस माइस को डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जब भी आप बैक्टीरियल सेल्स को मॉडिफाई करते हो तो वो मोस्टली प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए करते हो। तो उन प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होती है। पहले तो उनको कल्चर करने के लिए बायोरिएक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उनसे प्रोडक्ट को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप उसे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हो और उसको मार्केट में अवेलेबल करवाते हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आरडीटी का, इसको यहाँ पर समझने के लिए 6 अलग अलग स्टेप्स में एनसीईआरटी में इसको बताया गया है। कौन से हैं ये 6 स्टेप्स, एक बार यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज, ये जो उन्होंने स्टेप्स लिखे हैं ना, उनको मैंने यहाँ पर प्रॉपरली अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप इस आरडीटी टेक्नोलॉजी का क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर आप इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालना चाहते हो तो पहले ह्यूमन सेल से पूरा डीएनए तो अलग करो, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर वो जो डीएनए आइसोलेट हो गया है, प्योरीफाइड फॉर्म में मिल गया आपको, अब वो डीएनए मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक नहीं है, अब वो डीएनए फ्री है, इवन हिस्टोन, प्रोटीन, आरएनए सब हटा दिया आपने, आपके पास प्योर डीएनए आ जाता है। उस प्योर डीएनए को आपको एक मीडियम में डालकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐड करने हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, डीएनए पर कट लगाएंगे अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको पता हो कि वो जो जीन आपको अलग करना है, उस जीन पर कौन सी, उस जीन के इधर उधर आसपास कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है,
उसी वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर कट लगा देगा, पर जब कट लगाएगा तो वो कट पीस अलग से तो दिख नहीं रहा आपको, तो आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी सेपरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करोगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपके पास आपका डिजायर्ड जीन आ गया है। अब आगे का प्रोसेस करने से पहले मैंने क्या कहा, इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बना लो। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर कई बार क्वेश्चन इस नाम से भी आता है, इन विट्रो जीन क्लोनिंग। नॉर्मली हम जब अभी जीन क्लोनिंग कर रहे थे वो सेल के अंदर होने दे रहे थे, यहाँ पे हम बिना सेल के, इन विट्रो कब आता है, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, यहाँ पर हम बिना सेल के जीन की मल्टीपल कॉपीज करेंगे बाय द टेक्निक पीसीआर। ये आपको पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जब आपके पास उसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाएं तो आप उनमें से कुछ कॉपीज को प्लाज्मिड्स में या क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कर दो। इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, जिसके लिए आप अलग अलग ट्रांसफर मेथड्स यूज कर सकते हो, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब जब होस्ट सेल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है तो आपको उस होस्ट सेल पे क्या करना है बच्चों, उसका लार्ज स्केल कल्चर करना है। स्पेशली ज़्यादातर ये कल्चर बैक्टीरियल सेल्स में किया जाता है, वैसे तो आप प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी का भी कल्चर कर सकते हो। लिखा है इसमें आगे कि बायोरिएक्टर से आप जरूरी नहीं है बैक्टीरिया का ही कल्चर करो, आप यूकैरियोटिक सेल्स को भी कल्चर कर सकते हो। पर मैंने आपको कहा ना, ज़्यादातर प्लांट और एनिमल पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए होते हैं, प्रोडक्ट निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बैक्टीरिया पर होते हैं। इसलिए इस टॉपिक में मोस्ट ऑफ द जगह बैक्टीरिया का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो बड़े वेसल्स यूज होते हैं बच्चों लार्ज स्केल कल्चर के लिए, उनको बायोरिएक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डू रिमेंबर, बायोरिएक्टर्स पे भी क्वेश्चन आता है कई बार, उनको कहते हैं बायोरिएक्टर्स। पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ठीक है। और फिर ये जो बायोरिएक्टर्स में आपने कल्चर किया है, इन सेल्स से आपके प्रोडक्ट को सेपरेट करना एंड प्योरीफाई करके मार्केट में अवेलेबल करवाना इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। ये 6 स्टेप्स इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। इनमें से कोई भी स्टेप को सीक्वेंस वाइज अरेंज करके या कोई भी 6 स्टेप लिख दिए, नीचे आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आजकल बहुत आते हैं, कोई भी प्रोसेस के स्टेप्स दे देते हैं, आपको उनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, ठीक है। पढ़े वन बाय वन इनको। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए की। जो वेरी फर्स्ट स्टेप है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देखें जरा इसमें क्या होगा भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ भी ना ऐसे रटने जैसा पार्ट नहीं है। यहाँ पर आपको याद है, आप लोग 12th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करते हो, जो बच्चे ऑलरेडी वैसे भी लेक्चर देख रहे हैं, तो वो 12th के एंड पर आ गए होंगे या फिर वो 12th ऑलरेडी पहले ही कर चुके होंगे। तो 12th क्लास में ना एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं जनरली बच्चों को, जिसमें कुछ भी पालक की पत्तियां या कोई भी एक प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, उसको ग्राइंड करके टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसका जूस बनाकर, है ना, उसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह ऐड करवाते हैं तरह तरह के, और फिर फाइनली उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं। चिल्ड इथेनॉल डालते ही ना इस तरह के वाइट कलर के धागे ऊपर की तरफ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर का आपको मिक्सचर दिख रहा है, ये एक्चुअली डीएनए ही है, ये डीएनए के धागे हैं। पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको ऐसे आपको मैम डबल हेलिक्स भी दिखेगा क्या, नहीं, आपको सिर्फ डीएनए के जो थ्रेड्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए व्हाइट कलर की फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जब एंजाइम्स ऐड करते हैं ना अलग अलग तरह के, वो क्यों करते हैं, या हमने जब उस पालक की पत्तियों को या जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया उसको ग्राइंड किया, तो एक तरह से हमने सेंट्रीफ्यूज किया जिससे सारी मेम्ब्रेन्स वगैरह ब्रेक हो जाएं, और डीएनए को बाकी चीज़ों से अलग करने के लिए लाइपेज, प्रोटीएज, आरएनएज, कार्बोहाइड्रेज, ये सब ऐड कर देते हैं। बस डीएनएज ऐड नहीं करना, डीएनए का डाइजेशन नहीं करना है हमको, ठीक है। जब ये सारे धागे ऐसे ऊपर आ जाते हैं ना बच्चों, आपको दिख रहा है इसमें एक अंदर एक ग्लास की रॉड डाली हुई है, ये रही, एक रॉड डालते हैं और उस रॉड को ना ऐसे ऐसे अंदर घुमाते हैं, तो ये जो धागे हैं डीएनए के, ये उस रॉड पर ऐसे चिपक जाते हैं और फिर उस रॉड से उन धागों को कहीं और ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर वो ऐसे ग्लास रॉड भी हो सकती है, इस तरह का एक लूप भी हो सकता है, उससे भी इन धागों को कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो कलेक्शन ऑफ डीएनए थ्रेड्स है, इसको बोलते हैं स्पूलिंग, याद रखना, इसको बोलते हैं स्पूलिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में ये ऐसे दिखते हैं, चिल्ड इथेनॉल डालते ही व्हाइट कलर के जो धागे हैं उनको एक रॉड या एक लूप की हेल्प से कलेक्ट करना क्या कहलाता है, स्पूलिंग मेथड। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में सिंपली क्या किया, देखते हैं क्या लिखा है। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। ये लाइन सही है क्या, अगर स्टेटमेंट आ जाए कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है,
तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आ गया, आरएनए भी आ गया, तो यस सही बात है। अगर डीएनए के लिए लिखते तो फिर गलत हो जाती है लाइन, क्योंकि दुनिया में सारे ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल डीएनए थोड़ी ना है, रेट्रोवायरस का तो आरएनए भी है। ओके, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। डीएनए कह रहे हो तो मेजॉरिटी कहो, न्यूक्लिक एसिड कह रहे हो तो ऑल कह दो। ओके, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्यों करना पड़ा हमें ये एडिशनल स्टेप? सीधा हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों नहीं डाल दिए सेल में? क्योंकि डीएनए पैक्ड है, उस डीएनए को निकालना है और फिर प्योरीफाइड फॉर्म में चाहिए हमको। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। व्हाट इज प्योर फॉर्म? फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल, कि वो बाकी लिपिड प्रोटीन वगैरह से फ्री रहना चाहिए। ठीक है, सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। सो सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए। जैसे ही हम सेल मेम्ब्रेन्स को तोड़ते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स, तो क्या होता है? डीएनए भी रिलीज हो जाता है और उसमें दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल भी होते हैं। आपसे पूछ लेंगे डीएनए के साथ और क्या क्या होता है सेल में, तो वी नो आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, सब पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में। ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं ना, 4 मैक्रोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। भूल गए होंगे अब तक सब कुछ, है ना, रिवाइज कर लेना। ओके, तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि जब एक सेल को थोड़ा सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो उसमें कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स ऐड करेंगे इसको बहुत तरीके से मैंने शुरू में जब आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाया था तो वहाँ पे एक चार्ट में लिखा हुआ था, है ना, वही चीज़ यहाँ बताई है कि सबसे पहले सेल वॉल को तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम लगेंगे। अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम डाल दो, प्लांट है तो सेल्यूलेज डाल दो, फंगल सेल है तो काइटिनेज डाल दो। हम अभी सोर्स सेल की बात कर रहे हैं, होस्ट सेल की नहीं कर रहे। ठीक है, सेल वॉल को तोड़ने के बाद आप सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को हटाने के लिए बाकी के एंजाइम्स ऐड कर दो। क्या क्या ऐड करोगे बताओ? आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज, राइबोन्यूक्लिएज और आरएनएज एक ही बात है। प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है बट इसमें लाइपेज एंड पॉलीसैकेराइड्स के अलग अलग जो भी होते हैं, स्टार्च के लिए अमाइलेज वगैरह, वो भी ऐड किया जाता है। ठीक है, सो ये लिखा है ना, बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, एंजाइम्स ऐड कर दिए। अब डीएनए फ्री हो चुका है बट अभी आपको दिख नहीं रहा, वो उलझा हुआ है अंदर ही। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं कि प्योरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। लेबोरेटरी में किसी को याद होगा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, चिल्ड इथेनॉल जैसे ही आप डालते थे व्हाइट कलर के थ्रेड्स आ जाते थे, वो डीएनए के ही थ्रेड्स होते हैं। क्यों इथेनॉल यूज़ करते हैं बच्चों? क्योंकि इथेनॉल जो डीएनए है वो इथेनॉल में इनसल्यूबल है, तो इथेनॉल डालते ही डीएनए उसमें घुल नहीं पाया तो डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा। डीएनए हाइड्रोफिलिक है ना, तो वो इथेनॉल में डिजोल्व नहीं हो पाया और वो ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, इधर लिख देना, विच आर कलेक्टेड। इन थ्रेड्स को कैसे कलेक्ट करते हैं? कलेक्टेड बाय स्पूलिंग मेथड। कभी कभार रिवीजन करते वक्त हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, डायग्राम पे ध्यान नहीं देते। ये बात डायग्राम में लिखी है, थ्योरी में नहीं लिखी, तो आप भूल जाते हो। ठीक है, स्पूलिंग मेथड से इन थ्रेड्स को क्या कर लेते हैं बच्चों? कलेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़े, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप पर आते हैं। फर्स्ट हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब क्या करना है? कटिंग ऑफ डीएनए करना है। स्पेसिफिक लोकेशन मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो क्या यूज करें हम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय, अब आप इस प्योरीफाइड डीएनए को इंक्यूबेट कर दो, इंक्यूबेट यानी वही मीडियम में डाल दो, किसके साथ? विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऑप्टिमल कंडीशंस दे दो जो भी रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने स्पेसिफिक जगह कट लगाएगा। उन कट पार्ट्स को अलग करने के लिए इस मिक्सचर को एगारोस जेल में लोड कर दो और वोल्टेज ऑन कर दो। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू चेक। अच्छा, यहाँ पे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको बताया था एक और काम करेगा कि जब वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करेगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हुआ भी है कि नहीं।
इट इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। अगर नहीं हुआ है तो डीएनए के फ्रेगमेंट ही नहीं हुए होंगे, एक ही जगह एक ही डीएनए बैंड आपको मिलेगा। बट अगर हुआ है तो आपको छोटे बड़े अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चेक कर सकता है। ये लाइन एज इट इज नीट में पूछी जा सकती है आपसे। क्लियर। देन ये वापस उसी का प्रिंसिपल बताया कि ये टेक्निक किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जिससे आपको डीएनए मिल जाएगा अपना, ठीक है। देन सेम प्रोसेस को वेक्टर डीएनए पे भी रिपीट करना है। जिस वेक्टर में, जिस प्लाज्मिड में आपको वो जीन जोड़ना है, उस वेक्टर पे भी तो कट लगाना है, स्टिकी एंड क्रिएट करने हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहां भी डालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब आपको इन दोनों को जोड़ने के लिए लाइगेज यूज करना पड़ेगा। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए। इन दोनों को आपने क्या कर लिया है, कट कर लिया है विद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पहले भी आई थी ये लाइन। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकला है ना, कहां से निकला है, सोर्स डीएनए से, एंड द कट वेक्टर, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। कौन जोड़ेगा, लाइगेज। लाइगेज मिक्सचर में डाल दो, वो अपने आप इनके स्टिकी एंड्स को जोड़ देगा। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी आप कोरिलेट कर पाए क्या, यहाँ पर आपने, ये रहा आपका वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करके जोड़ दिया है, ये बन गया आपका बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है क्या। प्लाज्मिड, अगर प्लाज्मिड से जोड़ना है, अब तो आपको पता है ना, ज़रूरी नहीं है हर केस में हम प्लाज्मिड से ही जोड़ें, हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स भी हैं, उसमें हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, ओके। पर ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने क्रिएट किया है, या मान लो हमें नहीं करना, ये जो पीस हमने अलग किया है, इसकी अब हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो उसके लिए आते हैं थर्ड स्टेप पर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या ऑफ आर डीएनए। इंडिविजुअल जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो या आर डीएनए का भी एम्प्लीफिकेशन कर सकते हो। टेक्निक कौन सी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसने दी थी, कैरी-मुलिस ने, लिख लेना नाम, एनसीईआरटी में नहीं है, बाय कैरी-मुलिस। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी थी हमने, वो एलेक्स ज़ैफरे ने दी थी, ये कैरी-मुलिस ने दी है, ठीक है। पीसीआर में क्या करते हैं बच्चों, पीसीआर को डिफाइन किया है, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज डीएनए is synthesized in vitro using 2 sets of primers and the enzyme DNA polymerase। इस टेक्निक में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि इस टेक्निक के लिए हमको प्राइमर्स चाहिए और एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। पर अगेन वही, एनसीईआरटी से पहले इसका तुम लॉजिक समझो। इस टेक्निक में क्या करते हैं बच्चों, इस तरह की एक मशीन होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी प्रिंटर के साइज़ की लगभग, है ना। इस मशीन को कहते हैं थर्मोसाइक्लर, इसका नाम कहीं नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट इसी मशीन में सारा प्रोसेस होता है। इसको जब ऐसे खोलते हैं तो अंदर ना ऐसे छोटे छोटे मतलब क्यूब्स, मतलब स्पेस बने रहते हैं, जिनमें इस तरह के ट्यूब्स को रख देते हैं, ठीक है। ये स्पेशल ट्यूब्स हैं, पीसीआर ट्यूब, जो इस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। ज़्यादातर बायोटेक के एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट ट्यूब वो कांच वाली यूज़ नहीं होती, ऐसी वाली ट्यूब्स में ही करते हैं सब चीज़ें। इंक्यूबेट करना है, डीएनए डालना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालना है, इसी तरह की ट्यूब्स यूज होती हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं कि ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब में मुझको क्या क्या डालना है, सुनना, इस ट्यूब में सब कुछ डालकर मुझे थर्मोसाइक्लर के अंदर रखना है, सेट कर देना टाइम वाइम और मशीन ऑन कर देना है। मशीन अपने आप साइकिल्स को रिपीट करती रहेगी और डीएनए की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 डबल होते जाएंगे डीएनए। जब तक आप इसमें आपने जो भी सेट किया है टाइमिंग वगैरह, जब तक वो आपने टाइम सेट किया है तब तक ये इसकी कॉपीज करता रहेगा, सब कुछ खुद करेगा। ये कैसे करेगा वो प्रिंसिपल हमें समझना है, ठीक है। तो देखो, इस पीसीआर ट्यूब में सोचना हमें क्या क्या डालना होगा बच्चों, तुम खुद सोचो पहले, फिर तुम एनसीईआरटी से पढ़ना। इस पीसीआर ट्यूब में हमको एक तो टेम्पलेट डीएनए डालना है। टेम्पलेट डीएनए का मतलब समझ गए, टेम्पलेट डीएनए मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी आप कॉपीज करना चाहते हो, या आप आरडीएनए क्रिएट कर चुके हो तो आरडीएनए डाल दो, ठीक है। देन अच्छा, यहाँ पर भी क्या होता है, जब आरडीएनए को डालते हैं ना, जब आरडीएनए को डालते हैं तो जनरली, चलो छोड़ो ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा उसका हो जाएगा, बस ठीक है, ये हमने टेम्पलेट डीएनए के लिए डाल दिया। देन और क्या डालें बताओ इस ट्यूब में। जब भी सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो सेल में डीएनए रेप्लिकेशन याद करो। अब देखिए जेनेटिक्स किसको याद है, डीएनए रेप्लिकेशन का बेसिक याद है।
डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता था कि हेलिकेज एंजाइम आता था, वो ओराई पे जुड़ता था, डीएनए को खोलता था, फिर प्राइमेज आता था, वो प्राइमर को ऐड करता था, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता था, वो एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता था, और एक स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते थे, तो उनको जोड़ने के लिए लाइगेज भी लगता था। 4 एंजाइम काम आते थे, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। पर यहाँ ये सारा झंझट नहीं है, यहाँ पे सेल के अंदर नहीं हो रहा डीएनए रेप्लिकेशन। जरूरी है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट पर वो ओराई प्रेजेंट हो? कोई ज़रूरी नहीं है। कोई हेलिकेज नहीं डालना हमें यहाँ पर, कोई प्राइमेज भी नहीं डालना हमें यहाँ पर। इवन आप देखोगे यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी नहीं बनेंगे, दोनों स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलेगा। देखना अभी कैसे, सिर्फ एक एंजाइम है जो हमें यहाँ पर चाहिए, जो मेन एंजाइम है ना वो तो चाहिए, जो पॉलीमराइजेशन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज। इस टेक्निक के दौरान बार बार टेम्परेचर के अलग अलग साइकिल्स रिपीट होते हैं। कभी बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, कभी लो टेम्परेचर हो जाता है, थोड़ा सा लो। तो हाई टेम्परेचर में नॉर्मली आपने पढ़ रखा है एंजाइम्स का डीनेचुरेशन हो जाता है। एंजाइम्स डीनेचुरेशन का मतलब एंजाइम क्या है? प्रोटीन्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, वो अनफोल्डिंग हो जाती है, उनका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और वो काम नहीं कर पाते। तो हम नहीं चाहते ना ऐसा हो, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेक्निक में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हम डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लाएं जो हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर ना हो, बना रहे, वो डैमेज ना हो। तो क्या किया जो टीम थी इनकी, उन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो 37 डिग्री के लिए अडेप्टेड है, जबकि टेक्निक में आप देखोगे 94 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। तो क्यों ना एक काम करें, वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, थर्मोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा था, याद हो थोड़ा बहुत, धुंधला वरना तो भूल गए होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। यस, इसको याद है, गुड। आर्की बैक्टीरिया में थर्मोफाइल्स पढ़े थे हमने, जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलते पानी में भी रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स आर अडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, उनके एंजाइम्स भी आर अडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर। तो डीएनए पॉलीमरेज तो दुनिया में सब में है ना, बैक्टीरिया में भी है और हमारे में भी है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सबके पास ही है, तभी तो सब अपना डीएनए रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो उन बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज को निकाल के इस टेक्निक में यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए हमको बच्चों जो थर्मोस्टेबल हो, हाई टेम्परेचर पर भी जिसका डीनेचुरेशन ना हो। और ये थर्मोस्टेबल कहाँ से निकाला जाता है? ये थर्मोस्टेबल एंजाइम निकाला जाता है थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया या जो मैं कह रही हूँ थर्मोफाइल, उसमें बहुत सारे हैं, उसमें से थर्मस एक्वेटिकस को यूज किया गया। तो टी और AQ, तो इसका नाम रख दिया टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज ही है ये, पर क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस से निकाला है इसलिए इसका नाम क्या है? टेक पॉलीमरेज। ये एंजाइम पॉलीमराइजेशन भी कर देगा, जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस टेक्निक में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं टेक पॉलीमरेज, याद रखना। ठीक है, और क्या डालें हम? भाई जब आप कह रहे हो कि आपको डीएनए से नए डीएनए बनाने हैं, अगर मैं मोतियों की माला बनाऊंगी तो मोती भी तो चाहिए, तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स तो ऐड करो तुम, सेल थोड़ी ना है कि न्यूक्लियोटाइड्स पहले से प्रेजेंट हैं। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सिंगल मोनोमर्स भी डालने पड़ेंगे इस ट्यूब में, तभी तो वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री से जाकर जुड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ध्यान रखना, वहाँ पर तो आप पढ़ते थे वो ट्राइफॉस्फेट टाइप के, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपली आपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए। यहाँ पे सेल तो है नहीं कि उसको कोई एटीपी वगैरह चाहिए। ठीक है, ओके, बस ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए वाले हैं ना, तो मैं इनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कह दूं क्या बच्चों? ओहो, इनको क्या कह दें, क्या हो गया ये, इनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कह दूं, क्या कह दो इनको? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर तो चाहिए ना, चेन कैसे बनाओगे तुम, नई चेन कैसे बनेगी इस ट्यूब में? दीज आर द मोनोमर्स। एक चीज और दे दो, बस एक चीज और दे दो, क्या? यहाँ पर जब भी मतलब आप देखोगे कि एक 3 स्टेप का साइकिल है, वो बार बार रिपीट होगा। तो जब भी ये तीनों स्टेप होंगे ना, तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए प्राइमर्स भी चाहिए होंगे। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड। बार बार नहीं चाहिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट की तरह बार बार प्राइमर नहीं चाहिए, बट एक साइकिल में 2 प्राइमर्स पर साइकिल रिक्वायर्ड है, 2 प्राइमर्स पर साइकिल। ठीक है, अब ये चारों चीजें कैसे काम करती हैं देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। होता क्या है इस टेक्निक में बच्चों? इस टेक्निक में ये डायग्राम दिया है आपकी बुक में। अब इसमें क्या करते हैं, ये रहा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिख रहा है,
ये रहा, मान लो ये वो वाला रीजन है जिसको एम्पलीफाई करना है, जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ठीक है। तो ये इसका नाम है टेम्पलेट डीएनए। ये क्या है आपका? टेम्पलेट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। आप चाहते हो इस ट्यूब में हमने सब कुछ लोड कर दिया, ट्यूब को थर्मोसाइक्लर में रख दिया, अपने आप ये कॉपीज बनाती जाए। तो इस ट्यूब में साइकिल्स रिपीट होंगे। तो एक साइकिल समझना कैसे होता है। सबसे पहले अपने आप सब कुछ अपने आप सेट है, ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे ही हम मशीन ऑन करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है बच्चों 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अप्रॉक्सीमेटली 92, 93, 94, 92 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है ट्यूब के अंदर टेम्परेचर। और वो उस टेम्परेचर पर डीएनए, हीट से डीएनए डैमेज नहीं होता, लेकिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। डैमेज का मतलब ऐसा नहीं टुकड़ों में टूट जाएगा, पर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। जो काम हेलिकेज करता था वो काम यहाँ किसने किया? टेम्परेचर ने किया, हाई टेम्परेचर ने किया। समझ रहे हो? कितना है ये हाई टेम्परेचर? लिख दो, तुम्हारी बुक में लिखा नहीं है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है? लगभग 94, 95, कुछ भी याद रख लो, दैट डजंट मैटर। क्लियर? देन अब क्या होगा देखना। अब आपने उसी ट्यूब में सब कुछ डाला हुआ है ना, ये देखो, ये दो प्राइमर दिख रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये प्राइमर, बट ऑब्वियस जो हमें कॉपी करना है ना जीन, उसकी सीक्वेंस हमें पता है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स ही डालने हैं जो उसके एंड्स पर जाके जुड़ जाएं। ओके, तो होता क्या है, जैसे ही डीनेचुरेशन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए टेम्परेचर इतना रहता है, तुरंत थोड़ी देर में ही टेम्परेचर इतने पे पहुंच जाता है, 40 से 60, एवरेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर होता है ना कम, तो जो प्राइमर उस ट्यूब में पड़े हैं और टेम्पलेट डीएनए खुल गया है, अपने आप प्राइमर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंड पर जाकर अटैच हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर डीएनए हेलिकेज की तरह धीरे धीरे नहीं खुल रहा, यहाँ तो पूरा टेम्पलेट डीएनए एक साथ अलग हो गया है। तो इसलिए प्राइमर आराम से दोनों एंड्स पर चिपक सकता है। अच्छे से बताया था मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाते वक्त कि रेप्लिकेशन फोक तो थोड़ा थोड़ा खुलता है, तो प्राइमर को बार बार ऐड होना पड़ता है। बट अगर पूरा डीएनए खुल जाता तो एक प्राइमर यहाँ, एक प्राइमर यहाँ ऐड हो जाता और आराम से पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन में चलता रहता। तो यहाँ पर प्राइमर, हमेशा प्राइमर कौन से एंड पर ज्वाइन करते हैं? टेम्पलेट के 3 एंड पर, याद है ना आपको। सो व्हाट इज अनीलिंग? अनीलिंग इज द एडिशन ऑफ प्राइमर्स। इस स्टेप को अनीलिंग कहते हैं, एडिशन ऑफ प्राइमर्स एट 3 एंड ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ टेम्पलेट डीएनए। इसलिए 2 सेट ऑफ प्राइमर चाहिए थे टेम्पलेट डीएनए के। और व्हाट इज डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन यानी सिंपली हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टूटना, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो यहीं पर आपको डीनेचुरेशन दिखा दी और यहीं पर आपको साथ में अनीलिंग भी दिखा दी, पर दोनों के टाइम पर टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। अब प्राइमर तो जुड़ गए, ठीक है, यानी टेम्पलेट डीएनए, ये 4 चीजें चाहिए थी ना, इसमें से टेम्पलेट डीएनए और प्राइमर तो काम आ गए। अब असली काम शुरू होगा, सिंगल सिंगल मोती को जोड़ना है और डीएनए को पॉलीमराइज करना है। तो अब इस प्राइमर पे भी एक एक न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इस पर भी आता जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाएगा बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज। वो काम तो डीएनए पॉलीमरेज ही करता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए, जो कि टैक पॉलीमरेज है, आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, वो भी ऐड किए हुए हैं। तो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं। ये हमेशा पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है हमने पढ़ रखा है, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो यहाँ भी 5 to 3 चल रहा है, यहाँ भी 5 to 3, न्यू स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। जो भूल गया है एप्लीकेशन, इस टॉपिक के साथ में ही एक बार रिवाइज कर लेना लेक्चर पूरा देखने के बाद, ठीक है। ओके, तो चेन के बढ़ने को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिनको आप डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हो, न्यूक्लियोटाइड्स एट बोथ स्ट्रैंड्स। चेन एक्सटेंड होती जा रही है जब तक कि पूरी नहीं बन जाती, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट साइकिल, जिसमें 3 स्टेप थे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन।
इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, चारों ऑप्शन में तीनों को अलग अलग तरह से लिख रखा था, अलग अलग सीक्वेंस में, आपको करेक्ट सीक्वेंस याद करनी है, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में याद रखो कॉन्सेप्चुअली। पहले डीएनए के स्ट्रैंड खुलेंगे, दैट इज डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर जुड़ेगा, दैट इज अनीलिंग, और फिर एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ के चेन को बढ़ाएंगे, दैट इज एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे ही एक्सटेंशन कंप्लीट होगा, इसके जैसे 2 डीएनए बन गए क्या? अब वापस से दोबारा ये प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पॉज आ गया, आपने उसमें खूब सारी चीजें ऐड की हैं ट्यूब में, तो वापस से ये तीनों स्टेप रिपीट होंगे। अब जो 2 डीएनए बने ना, दोनों पर होंगे, इस डीएनए का भी डीनेचुरेशन अनीलिंग एक्सटेंशन होगा, इस डीएनए का भी डीनेचुरेशन अनीलिंग एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो 2 से 4, 4 से 8, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट करके बताया, आप करके भी देखना, आपको ऐसे तो यकीन नहीं हो रहा होगा। सिर्फ 30 साइकिल्स, जनरली 30 साइकिल्स को होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। विद इन 3 to 4 आवर्स इस एक डीएनए से आपको 1 बिलियन डीएनए मिल जाएंगे बच्चों, 1 बिलियन। आप कैलकुलेट करके देख लेना, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कैलकुलेट करोगे ना आप, तो ये तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 साइकिल्स के बाद बताया तुम्हें, ऐसे तुम करते जाना। 30 साइकिल के बाद देखना, ओनली सिंगल डीएनए विल रिजल्ट, मतलब उससे आपको मिलेंगे 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। ठीक है, इतनी एफिशिएंट टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझ में आ गई क्या आप लोगों को? देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो और हाँ, इसी को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। इन तीनों साइकिल्स का बार बार रिपीट होना, व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन? रिपीटिशन ऑफ साइकिल्स। इन पूरे साइकिल्स का बार बार रिपीट होना इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। ठीक है क्या? देखो क्या लिखा है कि होता क्या है इसमें, द एंजाइम एक्सटेंड, और हाँ इसमें आपने देखा ओकाजाकी फ्रेगमेंट जैसा कुछ नहीं बना ना, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड पर कैसा सिंथेसिस चल रहा है बच्चों? कंटिन्यूअस सिंथेसिस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे लाइगेज भी नहीं चाहिए, कोई ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी नहीं है, तो चारों में से बस एक ही एंजाइम चाहिए, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया, इसलिए इसका नाम है टैक पॉलीमरेज। क्लियर? देखें क्या लिखा है, द एंजाइम एक्सटेंड। अच्छा, इन्होंने यहीं से टेक्निक समझा दी है कि प्राइमर्स, अच्छा यहाँ पे प्राइमर को डिफाइन भी किया है बच्चों, वैसे मैं तुम्हें वहाँ लिखवा चुकी हूँ एप्लीकेशन में। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सी चेन होती है, इट इज़ अ स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, जिसको लेबोरेटरी में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बनाया गया है। केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो वर्ड कब आता है? फ्यू। जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 2 से 10 शुगर मिलकर एक छोटी चेन बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो वर्ड किसके रेफरेंस में आता है? फ्यू। ऑलिगोस्पर्मिया, नंबर ऑफ स्पर्म कम होना, तो फ्यू के लिए आता है। तो व्हाट इज प्राइमर? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, लेबोरेटरी में बनाई गई ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। बहुत तरह के प्राइमर्स लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं, उसमें से जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उन वालों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया जाता है। ये पॉलीमरेज क्या करता है? द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। क्लियर? If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times. यहाँ पे many times में आना चाहिए था, लगभग 30 times। अगर इस प्रोसेस को 30 साइकिल्स में रिपीट करेंगे तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी। Such repeated amplification is achieved by the use of a, हाईलाइट कर देना, इस दौरान आपने एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया है, जिसको आइसोलेट किया है थर्मस एक्वेटिकस से, जो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा इवन ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन। कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैम कि आप कह रहे हो डीनेचुरेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ तो डीनेचुरेशन हो रहा है। तो भाई वो हम एंजाइम के लिए कह रहे हैं, एंजाइम का तो डीनेचुरेशन नहीं होना चाहिए, पर डीएनए का तो डीनेचुरेशन करवाना है हमको। ठीक है, तो ये लाइन क्या कह रही है कि आपको एक ऐसा थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए जो डीएनए के डीनेचुरेशन के दौरान भी एक्टिव रहे। ठीक है, चाहे से काम उसको अगले स्टेप पर करना है, बट आपने ऐड तो सब कुछ कर दिया, बार बार साइकिल्स रिपीट होंगे, थोड़ा एंजाइम निकालोगे डालोगे निकालोगे डालोगे, इसलिए। ठीक है, अच्छा जब एक्सटेंशन चल रहा होता है ना बच्चों, तो एक्सटेंशन में टेम्परेचर हो जाता है लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रख सको तो 92 ये हो गया लगभग 52 अप्रॉक्सीमेटली ये 72 है ना, या जो भी तुम थोड़ा सा इस तरह से याद कर लेना जिससे तुम्हें याद रहे टेम्परेचर्स। कभी कभार पूछ लेते हैं इसके टेम्परेचर पे क्वेश्चन, अगेन वही एनसीईआरटी में नहीं है तो चांसेस कम है। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कर लो कुछ भी जो भी आपको करना है, ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर ये क्या लिखा है बच्चों? अच्छा देखो, इस लाइन से ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है आप है ना उस जीन को प्लाज्मिड पर पहले ही अटैच करो। आ गया वो डायग्राम। ये जो आपने प्लाज्मिड को व्हाट हैपन, ये जो आपने प्लाज्मिड पर के साथ आरडीएनए को अटैच किया था ना, इसको सॉरी फॉरेन जीन को, पहले आप इस फॉरेन जीन की पीसीआर से कॉपीज बना लो, फिर इसको प्लाज्मिड में अटैच करो, दैट वुड बी गुड, है ना। फिर अननेसेसरी आपको प्लाज्मिड की कॉपीज नहीं करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ही रहने दो, दैट इज ओके, ठीक है, क्लियर। तो पीसीआर टेक्निक के तीनों स्टेप आपको पता होने चाहिए और इस टेक्निक के में कौन कौन से में क्या क्या चीज़ें ऐड की आपको पता होना चाहिए, स्पेशली टेक पॉलीमरेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, क्लियर। ये मैंने इस तरह भी लिख दिया है, अगर आपको इसकी थ्योरी थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग लगती है इसलिए मैं चाहती हूँ आप डायग्राम से और इस चार्ट के थ्रू इस टॉपिक को याद रखें। क्लियर है क्या यहाँ तक की चीज़ें? आगे बढ़ें तो 3 स्टेप में क्या क्या हुआ अभी तक? आइसोलेशन ऑफ डीएनए हुआ, उस डीएनए को आपने आइसोलेशन मतलब प्योरीफाइड फॉर्म में लिया, फिर उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाया और उस कट जीन को इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अलग किया, फिर आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना ली पीसीआर की हेल्प से। अब आप उस जीन को या तो डायरेक्टली प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल में भेज दो, या पहले प्लाज्मिड के साथ जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लो फिर भेज दो, ठीक है, पर अल्टीमेटली भेजना तो पड़ेगा ना। तो 4th स्टेप में क्या होगा? 4th स्टेप में इंसर्शन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, यानी जीन ट्रांसफर। अब आप आराम से जीन ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मल्टीपल कॉपीज है इसकी, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल, जिसके लिए हमें रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, अच्छे से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। टू टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर, हाँ अब इन्होंने यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज बताया, जिसको मुझे नहीं लगता यहाँ से दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ये कह रहा है कि जो भी आपने वेक्टर यूज किया है उस पर जो भी सेलेक्टेबल मार्कर है उसकी हेल्प से आप ट्रांसफॉर्मेंट्स को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, रिकॉम्बिनेंट्स को, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर सकते हो। तो यहाँ से मत पढ़ो, सिंपली अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहो कि जीन को ट्रांसफर करने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो कि ट्रांसफॉर्मेंट भी है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द मीडियम में से हम सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट्स वालों को अलग कर लेते हैं जिनके पास हमारा एलियन डीएनए है। अब फाइनली हमें इसको कल्चर करना है। ये जो सेल्स हैं, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, इनका नंबर चाहिए हमको, हाई नंबर चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है, इसकी हेडिंग तो है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी हम क्यों कर रहे हैं कल्चर बताओ? कि जब हम उन बैक्टीरियल सेल्स को कल्चर करेंगे या किसी भी दूसरी सेल को कल्चर करेंगे तो वो जो जीन आपने डाला है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा ना, और अल्टीमेटली आपको वो प्रोडक्ट ही तो चाहिए। तो इसलिए आप जीन प्रोडक्ट लेने के लिए बैक्टीरियल सेल्स को या होस्ट सेल्स को कल्चर कर रहे हो। तो यहाँ हेडिंग तो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, बट मैं चाहती हूँ आप इसके साथ ये भी लिखो बाय लार्ज स्केल कल्चर। आप अभी प्रोडक्ट को भी आगे आइसोलेट करोगे, लेकिन पहले आप उसका लार्ज स्केल कल्चर तो करो, ठीक है। व्हेन यू इंसर्ट, अब यहाँ पर ये जो 2 पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा सा अभी टॉपिक से हटके हैं, मतलब अभी एक बार सीक्वेंस तोड़ी जा रही है। यहाँ पर आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाया है अबाउट द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ, जब तक इंसुलिन हमारे सेल में बन रहा है तो वो एक नॉर्मल प्रोटीन है, अगर यही इंसुलिन बैक्टीरियल सेल में बन रहा है तो वो एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, क्योंकि उसे आपने आरडीटी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया है। कोई भी प्रोडक्ट, किसी जीन का कोई प्रोडक्ट
अपने नॉर्मल होस्ट में मतलब नॉर्मल सेल में बन रहा है जिसमें वो जीन पहले से था, तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट है। वही जीन आपने सोर्स से निकालकर एक होस्ट में डाल दिया है और होस्ट में वो वही प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कह दोगे बच्चों? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बस वही चीज़ यहाँ समझाई है। व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू कोई भी होस्ट सेल, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड। अल्टीमेटली वो उसमें मल्टीप्लाई तो करेगा। In almost all recombinant technology, the ultimate aim is to produce a desirable protein. अल्टीमेट एम क्या होता है? चाहे से आप मान लो, आप कह रहे हो मैम प्लांट या एनिमल में किया है हमने, तो हम उनसे निकाल नहीं रहे, लेकिन प्लांट में भी अल्टीमेटली वो जाकर यील्ड बढ़ाने के लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन बना रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा ना। तो अल्टीमेटली वो जीन जहाँ भी जाएगा कोई ना कोई प्रोटीन तो बनाएगा ही बनाएगा। अगर वो कमर्शियली आपके काम की है तो आप एक्सट्रैक्ट कर लो, नहीं है तो उसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में पड़े रहने दो। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में बीटी क्रॉप्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे कि जब आपने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो प्लांट खुद ही बीटी टॉक्सिन बना रहा है, बैक्टीरिया की जरूरत ही नहीं है अब उसको। चाहे से वो बीटी टॉक्सिन हम प्लांट से नहीं निकाल रहे, हमारे कोई काम का नहीं है वो, हम तो चाहते हैं कि प्लांट को इंसेक्ट ना खाए। वो बीटी टॉक्सिन ना किसी इंसेक्ट के लिए जहर होता है, तो वो इंसेक्ट उन प्लांट्स को खाना बंद कर देता है और हमारे प्लांट सेफ रहते हैं। ओके, तो चाहे से वो बीटी टॉक्सिन आप निकाल नहीं रहे बट प्लांट सेल में बन तो रहा है ना। तो अल्टीमेट एम क्या होता है इस टेक्नोलॉजी का कि जो भी जीन आपने इंट्रोड्यूस किया है होस्ट सेल में, वो होस्ट सेल में जाकर कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, हेंस देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस। पर प्रोटीन तो तभी बनाएगा जब वो वहाँ जाके खुद को एक्सप्रेस करेगा। अगर एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो प्रोटीन कहाँ से बनाएगा? तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि पता लगा हमने एक ऐसी टेक्निक कर दी जिसमें वो जीन अपने सोर्स में तो प्रोडक्ट बनाता था बट होस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई और वो प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा, आपकी पूरी टेक्निक फेल हो जाएगी फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जीन वहाँ जाकर भी खुद को एक्सप्रेस करे। तो वो जीन उसके लिए एक फॉरेन जीन है ना। सो द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स जो आपको नहीं पढ़नी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो है ना, जैसे मान लो हम यूकैरियोट्स होते हैं, आपको ध्यान हो तो हमारे में जो जीन होता है उसमें बच्चों स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी होता है ना, हमने पढ़ा था, जिससे जो mRNA बनता है वो इंट्रॉन एक्सॉन के फॉर्म में बनता है, फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है तब वो ट्रांसलेशन कर पाता है। तो अगर मान लो ऐसा एक जीन हमने सीधा उठा के बैक्टीरिया में डाल दिया तो बैक्टीरिया में जब उससे RNA बनेगा तो इंट्रॉन एक्सॉन वाला ही बनेगा, पर बैक्टीरिया के पास तो स्प्लाइसिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर वो जीन तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा खुद को। इसलिए ऐसे केसेस में ये जो इंट्रॉन एक्सॉन वाला स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है ना, उस जीन में पहले ही उस जीन की में से उन सीक्वेंसेस को हटा दिया जाता है जो इंट्रॉन्स बनाती हैं। सिर्फ उन्हीं सीक्वेंसेस को जोड़कर, एक्सॉन वाली सीक्वेंसेस को जोड़कर ही जीन में कर रहे हैं, मतलब हम ये चेंज है ना, जीन में उन्हीं सीक्वेंसेस को रखा जाता है जो एक्सॉन के लिए कोड करे। ओके, ये सब कैसे करते हैं वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हमें नहीं सीखनी। फिर उस जीन को बैक्टीरिया में भेजते हैं, फिर पूरा प्रोसेस करते हैं आगे का, वरना वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं होता कभी बैक्टीरिया में जाकर। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी जीन आप भेज रहे हो दूसरी सेल में वो वहाँ जाकर एक्सप्रेस करे। अगर कोई टेक्निकल लिमिटेशन है तो आपको उसे दूर करके ही भेजना है। होस्ट सेल नहीं जानती, वो तो ये जानती है बस जीन एक्सप्रेशन करना है। अगर उसके पास है मैकेनिज्म तो कर देगी, नहीं तो नहीं करेगी। ओके, आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, जब आप उस जीन की पहले कॉपीज बना लेते हो, उसे होस्ट में डाल देते हो, होस्ट को ऑप्टिमल कंडीशंस दे देते हो कि भाई अब तुम प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, तो वन हैज़ टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्जर स्केल। हम यही चाहेंगे कि यार जितना हो सके ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ओके, सो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई देयर इज़ अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? इसमें क्या बात है भाई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो चाहिए अगर वो एक पॉपुलर दवाई है, डिमांडिंग दवाई है। अगेन इंसुलिन का एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो लार्ज स्केल तो करना ही है। सो इफ़ एनी प्रोटीन, अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है, हाईलाइट करना कि क्या लिखा है, इफ़ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन, एक ऐसा जीन जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोलोगस होस्ट, हेटेरोलोगस यानी जो उसका खुद का होस्ट नहीं है जिसमें वो गया है ना, तो आप उसी प्रोटीन को क्या कह देते हो बच्चों? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आपने प्रोटीन में कोई नयापन नहीं लाया है, इंसुलिन तो इंसुलिन ही है,
आपने RDT से उस जीन को ट्रांसफर किया, इसलिए आप उस प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि जैसे rDNA में दो नए तरह के अलग अलग DNA को जोड़ते थे तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब दो अलग अलग प्रोटीन को जोड़कर बनाई गई प्रोटीन, नेवर। सिंपल वही प्रोटीन है जो हमारे में बन रही थी, पर क्योंकि वो RDT से बनाई गई है इसलिए वो एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाएगी, ठीक है। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ, अब यहाँ पर आपको ना इन सेल्स का कल्चर बताया कि कैसे इसको कल्चर करते हैं। तो पहले तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट सही से हुआ है नहीं हुआ है कंफर्म करने के लिए स्मॉल स्केल कल्चर करते हैं। कल्चर मीडियम ले लिया, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को डाल दिया, कल्चर होने देते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि बन भी रहा है प्रोडक्ट या नहीं। अगर स्मॉल स्केल कल्चर सही से हो रहा है तो फिर लार्ज स्केल कल्चर के लिए बायोरिएक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि द स्मॉल स्केल कल्चर लेबोरेटरी में किया जाता है, द कल्चर में बी यूज्ड फॉर, और फिर इस कल्चर से वो जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। और अगर वो सक्सेसफुली हो रहा है तो ही हम स्मॉल स्केल कल्चर से उन सेल्स को लार्ज स्केल कल्चर में भेज देते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, अच्छा तो अब है ना NCERT में आपको लार्ज स्केल कल्चर के बारे में बताया है। तो लार्ज स्केल कल्चर को समझने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देती हूँ जिससे आपको वो इजीली समझ में आएगा। हाँ भाई देखो, एक्चुअली ये जो कल्चर की बात हम कर रहे हैं ना, नीट में मैंने देखा है जब इसके क्वेश्चंस आते हैं ना तो कई बार ऑप्शंस में कल्चर की जगह फर्मेंटेशन वर्ड यूज़ कर देते हैं। अब तुम हो जाते हो कंफ्यूज, क्योंकि फर्मेंटेशन तो हम कहाँ पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन के साथ, कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो हम उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं ना। पर बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों डू रिमेंबर, ये जो फर्मेंटेशन टर्म है ना ये कल्चर के लिए ही यूज़ की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन एक ब्रॉड एस्पेक्ट में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब है कि किसी भी सेल को, होस्ट सेल को, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, कल्चर करवाना, उसके लिए जो भी उसको कंडीशंस रिक्वायर्ड है। अगर वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन भी दे दो, अगर नहीं है एनारोबिक है तो ऑक्सीजन मत दो, है ना। तो फर्मेंटेशन, वैसे रेस्पिरेशन में जब कोई क्वेश्चन आता है तब तो हम एनारोबिक कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं, बट बायोटेक में डू रिमेंबर, एक नोट डाल के लिख देना, इन बायोटेक्नोलॉजी कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम बायोटेक में एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का ही कल्चर करवाते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, और हम बायोरिएक्टर्स में खूब सारी ऑक्सीजन भी देते हैं, फिर भी हम इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। बट येस, बायोटेक्नोलॉजी में इसको फर्मेंटेशन ही बोला जाता है। तो आपको ऑप्शंस में जब कल्चर लिखा हुआ दिखेगा तो कल्चर की जगह फर्मेंटेशन दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये जो कल्चर है या फर्मेंटेशन है ना बच्चों, ये 3 तरह का होता है। थोड़ा थोड़ा NCERT में टुकड़ों में दे रखा है तो तुम एक बार यहीं समझ लो। मेनली तो ये 2 पे फोकस करना है तुम लोगों को, सॉरी इन दोनों पे, कि एक तो होता है बैच कल्चर। बैच कल्चर का मतलब एक कल्चर मीडियम डाला हमने, उसमें होस्ट सेल्स को डाल दिया और उनको मल्टीप्लाई होने दे रहे हैं। कुछ समय बाद जब वो मल्टीप्लाई हो गई, हमने उस कल्चर मीडियम को खोला, उसमें से सेल्स को निकाल लिया या उन प्रोडक्ट्स को निकाल लिया। तो हमने प्रोसेस के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई नया कल्चर मीडियम ऐड नहीं किया, कोई पुरानी चीज़ें हटाई नहीं, बस बैच कल्चर होने दिया। अब आप दोबारा चाहते हो कल्चर करना, इस कल्चर में इस वेसल को साफ करो, उसमें नया कल्चर मीडियम भरो, दोबारा होस्ट सेल्स डालो, फिर कल्चर होने दो। यानी बैचेस में कल्चर करवा रहे हो, एक बैच जब चल रहा है तो उसको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, इसको कहते हैं बैच कल्चर। इसका फ़ायदा क्या है, कोई बीच में कंटामिनेशन वगैरह नहीं होगा, कोई ऐड ना कुछ ऐड किया ना निकाला तो छेड़छाड़ नहीं हो रही है प्रोसेस से। पर साइंटिस्ट ने सोचा कि यार अगर हम इसी में एक मॉडिफिकेशन कर दें कि हम इसमें 2 पाइपलाइंस लगा दें, एक से लगातार नया न्यूट्रिएंट मीडियम जाता रहे और दूसरे से जो पुराना मीडियम है वो ड्रेन आउट होता रहे। पुराना मीडियम क्यों ड्रेन आउट करना है, क्योंकि जब सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी तो मेटाबॉलिज्म करेंगी, मेटाबॉलिज्म से कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी होंगे, क्या पता वो इकट्ठे होते रहें तो बैक्टीरियल या होस्ट सेल्स की ग्रोथ को रोक दें। तो पुराना मीडियम तो ड्रेन आउट करते रहो और नया मीडियम ऐड करने से बार बार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, तो और फास्ट होगी क्या ग्रोथ सेल्स की। जितने समय में आपको यहाँ पर जितनी सेल्स मिल रही हैं उससे दुगनी तिगुनी ज़्यादा सेल्स यहाँ मिल सकेंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन खूब सारा मिल रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट्स लगातार हट रहे हैं। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ओपन सिस्टम, जहाँ पे चीज़ें ऐड भी हो रही हैं और निकल भी रही हैं, बट इट अलाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सेल्स।
है ना, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि अगर हमने इस चीज़ को ध्यान से ऐड नहीं किया, जो नया मीडियम है वो स्टेरिलाइज नहीं है, या मीडियम ऐड करते वक्त गलती से कोई बैक्टीरिया वगैरह चले गए दूसरे, तो वो भी कल्चर मीडियम को अननेसेसरी कंज्यूम कर लेंगे, है ना। अगर वो ध्यान रख लें हम तो दिस इज अ बेस्ट सिस्टम। ओके, तो कल्चर जो है वो मेनली दो तरह का होता है, एक तो होता है बैच कल्चर, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर। ओके, ये एक थर्ड टाइप का कल्चर होता है जिसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं फेड बैच कल्चर। यानी ये एक तरह का बैच कल्चर है जिसमें सिर्फ फीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हम फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हैं, पुराना मीडियम का कोई ड्रेन आउट के लिए हमने आउटलेट नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसमें मीडियम ग्रोथ होगी, ना इसके जितनी कम ना इसके जितनी ज़्यादा, क्योंकि एक यहाँ पे हमने पॉइंट रख दिया ना कि पुराने प्रोडक्ट्स को हटा नहीं रहे हैं हम। अब ये किस पर्पज़ के लिए होता है, क्यों होता है, उन सब में हमें नहीं जाना, बट दिस इज कॉल्ड फेड बैच कल्चर। तुम जब PYQs करोगे तुम्हें किसी ना किसी ऑप्शन में ये लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो तीनों तरह के कल्चर्स हैं, इनमें से आप इसको चाहे स्मॉल स्केल पर कर लो, चाहे आप इनको लार्ज स्केल पर कर लो, हमें इसी को लार्ज स्केल पर समझना है। तो क्या लिखा है, इस तरह के होते हैं बड़े बड़े फर्मेंटर्स बोलते हैं इनको, या बायोरिएक्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, बायोरिएक्टर्स, बायोरिएक्टर्स, क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल कल्चर की, लार्ज स्केल कल्चर की, ठीक है। तो क्या लिखा है, द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर, कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड एंड फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर। क्यों करा हमने ऐसा, टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग फेज, है ना, ग्राफ में आता है ना लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, जिससे सेल्स को कोई कमी ना हो और वो आराम से न्यूट्रिएंट्स लेकर अपना मोस्ट एक्टिव फेज में मल्टीप्लाई करें, जितना हो सके हमें ज़्यादा सेल्स मिले। ओके, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड। यही हमें चाहिए, जितना यील्ड मिले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उतना बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में समझाया है। बैच कल्चर यहाँ पे कुछ अलग से दिया नहीं है, बस यहाँ पर आपको स्मॉल स्केल कल्चर ही दिया था, बैच कल्चर नहीं दिया, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ अब इसी चीज़ को समझना बायोरिएक्टर में, यही कल्चर के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर्स। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर, अब ये बता रहे हैं कि जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर होता है ना, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो मिलेगी नहीं, इट कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सो टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, यानी इस वाले के लिए लिख रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वाज डन। और ये बायोरिएक्टर आपके घरों में वो बड़ी बड़ी पानी की टंकी नहीं रखी रहती है छत पे, हजार लीटर तक की, कोई 500 लीटर की होती है, कोई 1000 लीटर की होती है, उनके जितने बड़े वेसल्स होते हैं बच्चों ये, ठीक है। वेयर लार्ज वॉल्यूम, कैपेसिटी पूछ लेंगे आपसे बायोरिएक्टर्स की, ध्यान रखना 100 से 1000 लीटर का कल्चर होता है, इसको प्रोसेस्ड करते हैं। Thus bioreactor can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific product। इस लाइन का मतलब समझे आप, आपने रॉ मटेरियल यानी न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, होस्ट सेल डाल दी, वो होस्ट सेल अपने आप उस रॉ मटेरियल को यूज करके क्या कर रही है, अपने अंदर प्रोडक्ट बना रही है। यानी आपने क्या करा, बायोलॉजिकली उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बायोलॉजिकली वर्ड क्यों, क्योंकि उसमें होस्ट सेल्स भी पड़ी हैं, ओके। कोई भी प्रोडक्ट बना रही हैं या एंजाइम बना रही हैं, ठीक है। और इसमें ये सेल्स कौन हो सकती हैं, ये सेल्स माइक्रोब हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है, या ह्यूमन सेल को भी आप कल्चर कर सकते हो अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो, क्लियर। A bioreactor provide the optimal condition for achieving the desired product by providing which conditions, ये conditions आपसे नीट में पूछ लेंगे। इस बायोरिएक्टर में हमें क्या क्या देना पड़ता है, appropriate temperature ज़रूरी है, pH कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ता है, पता लगा ज़्यादा एसिड्स बन गए बैक्टीरियल ग्रोथ रुक गई, ज़्यादा अल्कलाई बन गया रुक गया, तो बफर ऐड कर देते हैं जिससे वो pH को कंट्रोल रखता है। सबस्ट्रेट तो देना ही देना पड़ेगा, सबस्ट्रेट मतलब कोई भी शुगर, कार्बोहाइड्रेट जिसको यूज करके सेल्स मल्टीप्लाई करेंगी। कुछ स्पेसिफिक मिनरल सॉल्ट्स देने पड़ते हैं, विटामिन्स ऐड कर देते हैं, और अगर एरोबिक हैं, ज़्यादातर केसेस में एरोबिक होते हैं, तो ऑक्सीजन भी ऐड करते हैं। ये सब एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी तो ही ये कल्चर प्रॉपरली होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके बुक में ये दो तरह के बायोरिएक्टर्स दिखाए हैं, ये देखो इस बायोरिएक्टर में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं क्या, हमने कहा कि हमें इसमें लगातार ऑक्सीजन देनी है, ये रही, स्टेराइल फॉर्म में देनी है। अच्छा,
हमेशा बायोटेक्नोलॉजी का रूल है, हमने शुरू में ही पढ़ा था। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना बायोरिएक्टर वाला पार्ट, ये बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, प्रोसेस इंजीनियरिंग का, जहाँ पर स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करते हुए हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो आप ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनको भी हर प्रोसेस के बाद पूरा स्टेराइल करते हैं। जो एयर इसमें ऐड कर रहे हैं वो भी स्टेराइल होनी चाहिए, कल्चर मीडियम भी स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल मतलब अनडिजायर्ड माइक्रोब्स उसमें ना हो, वरना अंदर जाके वो ग्रोथ कर लेंगे, आपकी सेल्स को नरिशमेंट नहीं लेने देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड करने लगातार होती रहती है, अगर एनारोबिक है तो मत करो, वरना तो ऑक्सीजन ऐड करनी है। ठीक है, पीएच कंट्रोल सिस्टम हो गया, बफर। देन जब इसको स्टरिलाइज करते हैं ना तो स्टीम से कर देते हैं, पूरे में एकदम तेज वाली स्टीम डालते हैं, जिससे पहले ही ये क्या हो, स्टरिलाइज हो जाए, फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एयर हो गई, पीएच कंट्रोल हो गया, कल्चर मीडियम हो गया, ये रहा कल्चर ब्रॉथ यानी कल्चर मीडियम। ओके, प्लस और क्या पढ़ा हमने, कल्चर मीडियम में ये सारी चीज़ें आ गई बच्चों। कल्चर मीडियम में सबस्ट्रेट आ गया, सॉल्ट आ गया, विटामिन आ गए, ये सब कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम, ब्रॉथ कह दो, मीडियम कह दो, एक ही बात है। ओके, पीएच कंट्रोल हो गया, ऑक्सीजन हो गई। अच्छा, टेम्परेचर के लिए यहाँ इन्होंने दिखाया नहीं, बट जनरली बायोरिएक्टर के चारों तरफ ना बच्चों एक थर्मल जैकेट होती है, और कूलेंट्स, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे, जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल करना है वहाँ पर उस वेसल के चारों तरफ ऐसे ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स में पानी घूमता रहता है, ठंडा पानी उन ट्यूब्स में जाता है और अंदर की हीट एब्जॉर्ब करके गर्म होके बाहर निकलता है, उनको कूलेंट्स कहते हैं। तो उस तरह के कूलेंट्स भी इनमें लगाए जाते हैं। अब चाहो तो लिख लो 3, 4, 4th कूलेंट टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। चारों तरफ क्या होती है, थर्मल जैकेट होती है। क्लियर? ठीक है, तो ये सब तो हो ही गया। और क्या होता है इन चीज़ों के अलावा बच्चों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको बोलते हैं एगिटेटर सिस्टम। एगिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हिलाना। तो अगर आपने देखा होगा, जैसे हम अगर यहाँ पर कल्चर मीडियम में सोचो एक रॉड लगी हुई है जो लगातार ऊपर मोटर की हेल्प से धीरे धीरे घूमती रहती है, तो अंदर जो कल्चर मीडियम है उसकी होमोजीनस मिक्सिंग होती रहेगी ना। अगर ये रॉड नहीं होती तो बैक्टीरिया कहीं पर कल्चर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो होमोजीनस मिक्सिंग के लिए हमेशा बायोरिएक्टर्स में एक एगिटेटर सिस्टम, मोटर एंड रॉड भी लगाई जाती है। इस रॉड में क्या होते हैं, इस रॉड में आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये ब्लेड्स क्या हैं, ये है फोम ब्रेकर। अगर कोई चीज़ लगातार हिलेगी तो झाग भी बनेंगे, वो जो झाग बनेंगे, फोम बनेगा, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। तो उसको तोड़ने के लिए ब्लेड्स भी लगा दी, ब्लेड से टकराएंगे, झाग तो टूट जाएंगे, फोम ब्रेकर हो गया। क्लियर? कुछ साथ में फ्लैट ब्लेड्स भी होती हैं, इम्पेलर की तरह काम करती हैं। तो ये सब चीज़ें एक बायोरिएक्टर में प्रेजेंट होती है। ओके, और फिर इसको अलाउ कर देते हैं, इसमें सब चीज़ें डालकर ये ग्रोथ करता रहता है। इसमें लगातार वो दिखाया नहीं है, अगर ये कंटिन्यूअस सिस्टम है तो इसमें इनलेट आउटलेट भी होता है। इनलेट से न्यूट्रिएंट ऐड होता रहेगा, आउटलेट से ड्रेन होता रहेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ पर आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इस बायोरिएक्टर में ना एक ऐसी मतलब जैसे कोई टंकी में पानी भरा हुआ है, आप नल खोलोगे तो पानी आ जाएगा, नल बंद करोगे तो पानी रुक जाएगा। तो वैसे ही इसमें एक पोर्ट टाइप लगाते हैं जिसको सैम्पलिंग पोर्ट कहते हैं। सैम्पलिंग पोर्ट, सैम्पलिंग पोर्ट क्या करता है, 6 नंबर डाल देती हूँ उस पर। इस सैम्पलिंग पोर्ट में जो कॉर्क लगा रहता है उसको खोलकर बीच बीच में थोड़ा सा कल्चर मीडियम, ये जो भी अंदर चल रहा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, कॉर्क बंद कर देते हैं। ये जो हमने इकट्ठा किया है इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स बन भी रहे हैं कि नहीं, उसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल मरी हुई तो नहीं है। पता लगा अंदर कोई गड़बड़ हो चुकी है, हम वेट कर रहे हैं 3-4 घंटे और बाद में प्रोडक्ट मिला ही नहीं हमको। तो बीच बीच में, और भी कितना भी लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो बीच बीच में थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर स्पोर्ट से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बायोरिएक्टर्स काम करते हैं। क्योंकि इन बायोरिएक्टर में एगिटेटर, या एगिटेटर को आप स्टिरर भी बोल सकते हो, स्टिरर एक छड़ी, एक रॉड जो लगातार मिक्सिंग कर रही है, इसलिए इन बायोरिएक्टर्स को बोलते हैं स्टिरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स, क्योंकि इनमें रॉड लगी हुई है। स्टिरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स। ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर है ही, इट इज ऑफ सिंपल टाइप। स्टिर्ड टैंक ये भी है, स्टिर्ड टैंक ये भी है, टैंक है ना इसलिए स्टिर्ड टैंक, स्टिर्ड टैंक दोनों में लिखा है। फर्क क्या है दोनों में, इसको सिंपल बोलते हैं, इसमें एक और मैकेनिज्म होता है स्पार्जिंग। इसका डायग्राम ऐसा है, इसका मतलब ये मत समझना इसमें सारी चीजें नहीं है, इस वाले बायोरिएक्टर में भी ये सब तो है ही, प्लस एक एडिशनल चीज है, यहां पर लगा रहता है बच्चों एक कंप्रेसर।
ये जो स्टेराइल एयर भेज रहे हैं ना, ये स्टेराइल एयर कंप्रेसर के थ्रू भेजी जाती है। इससे क्या होता है, अगर आप प्रेशर के साथ एयर को अंदर भेजोगे तो जब एयर अंदर जाती है, टकराती है, तो बबल्स क्रिएट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, उनके चारों तरफ बैक्टीरियल सेल और अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। सोचो क्यों? अगर बबल्स नहीं होते तो सबसे ज़्यादा एयर यहाँ होती ना। अच्छा, कल्चर मीडियम को एकदम ऊपर तक ओवरलोडेड नहीं भरते, थोड़ा सा 3/4 भरते हैं, जिससे ऊपर एयर के लिए स्पेस रहे हमेशा। ओके, तो सबसे ज़्यादा ये देखा गया इन वाले में बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ मिलती है सरफेस पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर की अवेलेबिलिटी यहीं पर है। तो थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए क्या सोचा है, काम करते हैं ना, हम एयर को बबल्स की फॉर्म में जगह जगह अवेलेबल करवा देते हैं। तो जैसे ही स्पार्जिंग होती है, बबल्स बनते हैं, तो बबल क्या है, बबल एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं, मतलब एयर बबल्स हैं। तो वो ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। हर जगह अब ऑक्सीजन बहुत अच्छे से अवेलेबल है, और जो बैक्टीरियल सेल है वो बबल के चारों तरफ आराम से ग्रोथ करेंगी, ना सिर्फ सरफेस पर बल्कि हर बबल के चारों तरफ उनकी ग्रोथ होगी। बस दिस इज द ओनली एडिशनल एडवांटेज ऑफ स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। समझ गए स्पार्जिंग क्या होती है? इसी को स्पार्जिंग कहते हैं। बबल्स के साथ एयर को भेजना इज कॉल्ड स्पार्जिंग। समझ गए बात आप लोग? यहाँ पर ये दिखाया ना वर्ड, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, दिस इज गैस एंट्रेनमेंट। गैस एंट्रेनमेंट एक इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। कई बार क्या होता है, ये जो बबल्स होते हैं ना, ये जब बनते हैं तो उनके अंदर फंस जाती हैं बैक्टीरियल सेल्स, अंदर कल्चर मीडियम तो मिलेगा नहीं उनको, और ये बबल जब ऊपर जाकर फटते हैं तो वो बैक्टीरियल सेल्स भी मर जाती हैं। उसको गैस एंट्रेनमेंट कहते हैं। आपके लेवल पर याद रखो, बस ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पूछते नहीं है, कभी नहीं पूछा नीट में अभी तक। ठीक है, क्लियर? तो बस यही चीज़ें यहाँ पर लिखी है, दोनों को एक साथ समझाया है कि किसी भी स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर में एक सिलेंड्रिकल टैंक होता है, सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस। नीचे से अगर फ्लैट होगा तो चीज़ें जमा हो जाएंगी, थोड़ा कर्व्ड होगा तो इजीली घूम पाएंगी, इसलिए कर्व्ड बेस। ठीक है, क्यों है? टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट। क्लियर? देन ये तो अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला इसमें स्टिरर लगा हुआ है, स्टिरर यानी जिसको मैंने एगिटेटर लिखा है, रॉड। रॉड क्यों लगी है? टू फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। पूरे में सब कुछ अवेलेबल होता रहे होमोजीनस मिक्सिंग के लिए। ठीक है, लिखा है ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। इस बबल्ड को ही स्पार्जिंग कहते हैं। या तो आप सिंपली भेज दो एयर को, या आप स्पार्जिंग के साथ भेज दो। ओके, देन और क्या होता है? हाँ, तो यहाँ, अच्छा यहाँ पे करते हैं हम इसको, एक मिनट रुको। तो इसका मतलब एक बायोरिएक्टर में एगिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, फोम ब्रेकर लगे हुए थे, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, जो दिखाया नहीं था मैंने कहा कूलेंट होते हैं, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, बफर ऐड कर देते हैं, एंड सैम्पलिंग पोर्ट होता है। क्यों होता है ये सैम्पलिंग पोर्ट? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट लाइन पे कई बार ध्यान नहीं देते। सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली, उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहें। ठीक है, क्लियर? ये हो गई बायोरिएक्टर की कहानी। अब आपको मिल गई हैं खूब सारी सेल्स, उनसे प्रोडक्ट्स को निकाल लो। बट यू नो, अच्छा है आपकी बुक में डिटेल नहीं दी। ये जो लास्ट प्रोसेस है ना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये भी कोई आसान प्रोसेस नहीं है, इसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। कैसे आप इन सेल्स में से उस इंसुलिन को निकालोगे, या जो भी आपने बनाया उसको निकालोगे, फिर प्योरीफाई करोगे, फिर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करोगे, उसका क्लिनिकल ट्रायल करोगे, फिर उसको कमर्शलाइज करोगे। तो इट अगेन इन्वॉल्व मेनी प्रोसेजेस। वो सब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। तुम्हें तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। इस पूरे को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। जब हमने जीन को निकालकर होस्ट सेल में डाला, वो तो थी अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। होस्ट सेल को कल्चर किया, फर्मेंटेशन, और फिर उस होस्ट सेल से प्रोडक्ट को निकाला, इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी जो आपने 6 स्टेप पढ़े ना, उसमें स्टेप 1 to 4 इसमें आता है, स्टेप 5 दैट इज कल्चर इसमें आता है, और स्टेप 6 को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये अपस्ट्रीम था, फिर कल्चर था, फिर डाउन स्ट्रीम था। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेसिस द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू, लिखा है ना, ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेजेस है, बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। एंड दिस इंक्लूड, हाईलाइट करना, कई बार नीट में आया है, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग?
सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कल्चर के दौरान आपने निकाला नहीं, कल्चर के दौरान तो आपने सेल्स को कल्चर होने दिया है, अब उन सेल्स में से प्रोडक्ट को निकालना क्या कहलाता है बच्चों? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्म्यूलेटेड, फिर आपको उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालने हैं, फिर उस फॉर्म्यूलेशन के क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, स्पेशली अगर कोई मेडिसिन है तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करनी है, ठीक है, फॉर ईच प्रोडक्ट, एंड फिर उसको कमर्शलाइज करना है। और ये जो सारे स्टेप्स हैं लिखा है, दीज वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सबकी अलग अलग स्टेज, अलग अलग बहुत सारा कुछ डिटेल में होता है, वो सब हमें नहीं पढ़ना। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, फाइनली आपके उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को निकालना, प्योरीफाई करना और मार्केट में अवेलेबल करवाना, ठीक है। आ गया क्या समझ में? तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर खत्म। समरी इसकी छोटी सी है क्योंकि डिटेल हम वैसे ही पढ़ चुके हैं। देख लें क्या? बायोटेक डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, जो भी हमारे काम के हैं, पर उन सभी प्रोसेस में कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल या एंजाइम यूज होता है, EFB की डेफिनेशन। मॉडर्न बायोटेक क्या कहती है? GMO को यूज करो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इस टेक्निक का नाम है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। हमें पता है इतनी छोटी समरी क्यों दी है? क्योंकि बायोटेक इतना बड़ा टॉपिक है, उसको समराइज करना पॉसिबल नहीं है। आपने डिटेल में हर चीज़ पढ़ी है ना, तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हो, जिसमें कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़, लाइगेज का यूज़, प्लाज्मिड्स, वायरल वैक्टर्स भी होते हैं, फॉरेन DNA को कैसे आइसोलेट किया, कैसे वो एक्सप्रेस करेगा, लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे करनी है ना, एंड फाइनली मेकिंग अ सुटेबल फॉर्मुलेशन फॉर मार्केटिंग, इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ बायो रिएक्टर, ठीक है। तो अगर आपने शुरू से लेकर अब तक के सारे सेशन देखे हैं बायोटेक के, ज़्यादा सेशंस तो है नहीं, ये आज का हमारा 5th सेशन है, बस 5 लेक्चर्स अगर आपने बायोटेक के इस चैप्टर के देखे हैं बच्चों, तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी क्वेश्चन बायोटेक का नीट में गलत करोगे। और इसी में हम नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन, वो बिल्कुल इसी से कोरिलेटेड है, उसमें कुछ नहीं बचा अब, उसमें सिर्फ आपको एप्लीकेशन देखनी है कि किस चीज़ को कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, नथिंग एल्स। वो तो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके।